मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। इसी प्याम के साथ हम रोजाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं दो नए मेहमानाने गिरामी के साथ। उनसे उनके मौजू पर, उनके शोबे से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं। बहुत सी मालूमात हमें भी मिलती हैं और आप तक भी पहुंचती हैं, और ये मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ बराह रास्त ताउन किया है मिलन एग्रो सीड ने। मिलन एग्रो सीड एक ऐसा इदारा है, वाहिद प्राइवेट इदारा, जो हम सब पाकिस्तानियों की सेहत और तंदुरुस्ती के मयार को मद्देनजर रखते हुए इस पर मुकम्मल तहकीक करता है और सीड, मुख्तलिफ बीज यहाँ लाते हैं और वो फिर यहाँ उनकी मार्केट करते हैं, यहाँ उन पर तजर्बात करते हैं, तहकीक करते हैं, और इसके बाद एक बेहतरीन ग़िज़ाई सूरत में वो बीज एक बेहतरीन ग़िज़ा की सूरत में हमारे सामने होता है। हम शुक्रगुजार हैं मिलन एग्रो सीड के। आज भी हस्बे मामूल दो शख्सियात हमारे साथ हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर शोबा ज़िंदगी से लोगों को यहाँ लाएं और आपसे बातचीत करवाएं, गुफ्तगू करवाएं, ताकि आपके लिए भी बहुत सी बातें हिदायत का सबब बने। हमारे साथ जो आज दो शख्सियात मौजूद हैं, उनमें पहली शख्सियत जो है राहिल रूपानी साहब, CEO डी मैट्रिक्स सॉल्यूशन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और ऑनलाइन लर्निंग के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। कैसे हैं राहिल आप? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे साथ दूसरे नौजवान जो मौजूद हैं, हमने तमाम तजर्बेकार लोगों की बजाय कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जो अभी जिंदगी की तजर्बाती राहों से गुजर रहे हैं। हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसी फील्ड, उसी शोबे में आने वाले नए लोगों के लिए। ये जो हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये कानून के तालिब इल्म हैं और बकुल इकबाल के मुझे मोहब्बत है उन जवानों से जो सितारों पर डालते हैं कमंद। तो ऐसे ही नौजवानों को भी हम आपके सामने पेश करते हैं। कानून के तालिब इल्म है, शोबा कानून है, वकालत कर रहे हैं। इनसे आज जानेंगे थोड़े से इनके शोबे के मुतालिक कि इनकी क्या राय है, क्योंकि ये कई सालों से ज़माना तालिब इल्मी में हर अच्छे बुरे तजर्बे से यकीनन गुजरे होंगे। वो दौरान गुफ्तगू पता चलेगा। तो हम सवालात का आगाज करेंगे और आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप फरहान? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले खुशामदीद हमारे मिलन एग्रो सीड के मेहमान के सेगमेंट में, और अब आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू। बिल्कुल हमारे साथ जैसे कि राहिल साहब मौजूद हैं और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते क्या हैं। अपने शोबे के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एक ट्रेनिंग ही है, बट ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, प्रोफेशनल्स के लिए होती है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। जहाँ पर हम कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को स्किल्स करते हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी कंपनी के लिए बेहतर अंदाज में काम कर सके, अपनी कंपनी के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके। जो काम पहले वो दिनों में करते थे, ट्रेनिंग के बाद, अपनी अपस्किलिंग के बाद वो काम घंटों में कर सके। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर नॉर्मली हम न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर या पुरानी टेक्नोलॉजीज को बेहतर अंदाज में, ऑप्टिमाइज वे में सिखाते हैं ताकि वो अपनी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो ये स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं है? मतलब वो क्यों नहीं इससे फायदा उठा सकते? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नॉर्मली कंपनीज के लिए होती है, बट डी मैट्रिक्स सॉल्यूशंस ना सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर काम करता है, बल्कि वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए भी काम करता है। हम उनको इंटरनेट जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, मुख्तलिफ वेबिनार्स भी करवाते हैं, जिससे वो अपनी अपस्किलिंग कर सके। स्टूडेंट्स जब वो कंपनी में जाते हैं, देन कंपनी उनके लिए ट्रेनिंग्स का एहतमाम करती है, जहाँ पर हम एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर जाकर काम कर रहे होते हैं। फिर ऐसे भी तो होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो कंपनीज में जाते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर उन्हें उतनी लो कैटेगरीज में रखा जाता है। लेकिन अगर वो पहले से एक्सपीरियंस हासिल करके जाएं तो फिर वो उनको उसी हिसाब से पोस्ट मिले। देखिए, इसके लिए डी मैट्रिक्स सॉल्यूशंस यूके की एक कंपनी आइलैंड एक्सपर्ट के साथ काम कर रही है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को लर्न बाय डूइंग के मेथड के तहत ट्रेनिंग कराते हैं, उनको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि जब वो किसी कंपनी में जाके काम करें तो उनको वो चीज पहले से पता हो। That's good, that's good. बहुत अच्छी बात कही आपने। और मुझे एक बात याद आ गई, एक बेहतरीन मुफक्किर की कही हुई, कि वही उस्ताद कामयाब होते हैं जो नए ताले खोलने के लिए नई चाबियां इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुरानी चाबियों से कभी नए ताले नहीं खुल सकते। तो जो लोग तलबा और तलबात के दिलों में अपना घर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उनकी बात को आसानी से समझें, तो उस्ताद को भी उनकी सतह पर आना पड़ता है और नई चाबियों से नए तालिब इल्मों के जो नए ताले जहनों पे लगे हुए उन्हें खोलना पड़ता है, तब वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। फरहान, आपकी जानिब आते हैं हम। आप लॉ के स्टूडेंट हैं,
कानून अब अजराह मजाक में यहाँ कहूंगा और अपने जितने मेरे कानूनदान बच्चे उन्हें कहता हूँ कि जब पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो मेरे एक बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो मुझे बरजस्ता जवाब देते हैं ये मैंने अजराह मजाक कहा था, वैसे मैं हकीकतन ऐसा नहीं मानता। बहुत अच्छा शोबा है कानून का, शोबा ऐसा है कि इंसाफ फराहम करने वाला शोबा है। आपकी फील्ड में एक चीज़ ये होती है कि अक्सर हमने देखा है कि जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक कश्मकश का शिकार होते हैं। हमेशा उनके जहन में ये होता है कि दौरान प्रैक्टिस, मतलब तालीम हासिल करने के दौरान प्रैक्टिस करें या पहले हम तालीम मुकम्मल कर लें उसके बाद प्रैक्टिस करें। आप यकीनन ऐसे मरहलों से गुजरे होंगे, तो आपके ख्याल में मुकम्मल तालीम करने के बाद प्रैक्टिस जारी करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए, या साथ साथ ही दोनों काम होते रहें कि जब आपकी तालीम मुकम्मल हो तो आप अच्छा खासा तजर्बा भी हासिल कर चुके हों? आप अपना बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है कि मुफीद क्या है इनमें? मैं पहले तो अपना बताऊंगा, मैं खुद अभी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ एक फर्म में। अब जो आपने बात की इस पे मुख्तलिफ आ रहा है, बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े उस्ताद हैं वो कभी कभार उस्ताद हमें कहते हैं कि प्रैक्टिस ही कानून के तालिब इल्म को एक बड़ा वकील बनाती है। और बहुत सारे हमारे बड़े वकला हैं, बहुत बहुत बड़ी फर्म से ताल्लुक़ रखने वाले, वो कहते हैं कि आप पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें। तो इस दोनों उस्तादों को सुनते हुए, बहुत सारे और उस्तादों को सुनते हुए, मेरी इसमें राय ये है कि अगर तो एक इंसान ये दोनों चीज़ें साथ बेयर कर सकता है, साथ बर्दाश्त कर सकता है, अगर वो तालीम भी कर सकता है, उसके साथ कोड को भी टाइम दे सकता है, सीख भी सकता है, तो वो उसके लिए मुफीद, बिल्कुल मुफीद है। पर उस पे कि उसकी अपनी तालीम कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, फिर उसको इससे इज्तनाब करना चाहिए। बेहतर है कि अपनी तालीम कंप्लीट करे। तो ये हर एक बंदे की, हर एक जो तालीम का तालिब इल्म है उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करे। अगर कुव्वत बर्दाश्त जैसे आप दोनों काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप दोनों काम को वक्त दे सकते हैं तो कर भी सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप क्योंकि दोनों साथ करें, कुछ मुश्किलात दरपेश हैं या फिर इजी गो? बस मुश्किलात ये दरपेश होती हैं कि सारा दिन बाहर गुजरता है, सुबह 8 से रात तक। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ आराम और सुकून और कुछ जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उससे मुफीद ये होते हैं कि जिस दिन हम ग्रेजुएट होते हैं उस दिन फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये चीज हमें कहाँ करनी है और किस जगह करनी है। आपको पहले हमें पता होता है कि क्या करना है, किस जगह करना है। जबरदस्त जबरदस्त। मैं राहिल साहब की जानिब आना चाहूंगी। अभी आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि आप जो कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर हमने स्टूडेंट्स की भी बात की, लेकिन जो हमारी एक अवाम है इनको भी ट्रेनिंग की नीड है, इनके लिए भी कोई ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए या क्या? देखिए, ट्रेनिंग तो हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो। एज अ CEO ऑफ डी मैट्रिक सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं दुनिया के करीबन 10-12 ममालिक के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, तो उस ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस है जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं आइलैंड एक्सपर्ट UK के साथ कोलैबोरेशन में हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर हम ग्रास लेवल पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराते हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। हम ना सिर्फ उनको ट्रेन करवाते हैं बल्कि उनको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देते हैं। ना सिर्फ एक्सपीरियंस देते हैं बल्कि हम उनका साथ उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि हम उनको जॉब प्लेसमेंट ना दें। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और इसमें आइलैंड एक्सपर्ट का एक बहुत बड़ा विजन था कि हम पाकिस्तान के यूथ के लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे वो अपनी जॉब प्लेसमेंट पा सकें या अपने बिजनेस ओपन कर सकें। तो डी मैट्रिक सॉल्यूशन ने आइलैंड एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेशन की, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, और अब तक अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 5000 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें से हमने अराउंड 1000 to 1500 स्टूडेंट्स को जॉब्स दिलवाई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, ऑल ओवर। जबरदस्त। मैं सिर्फ एक बात यहाँ आपसे, मैं ही आपसे कंटिन्यू करूंगा इस बात को, फिर फरहान की तरफ जाएंगे। स्पेशल आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में? कॉर्पोरेट मेरी स्पेशलाइजेशन डेटा एनालिटिक्स के अंदर है, क्योंकि डिजिटल नॉट डिजिटल डेटा एनालिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो कंपनीज के अंदर डेटा बहुत हो गया अब, जहां पर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और आजकल डेटा को न्यू ऑयल कहा जाता है। बिल्कुल। जैसे से पहले ऑयल के मामले में हम कहते थे कि बहुत बड़ी दौलत है, अब डेटा बहुत बड़ी दौलत है, बट उसके अंदर माइनिंग करके वो इंफॉर्मेशन को निकालना जिससे आप अपनी डिसीजंस बेहतर तरीके से ले सके।
तो उसके अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन है और हम मैं- नॉर्मली उसी पे काम कर रहे हो। मेरा असल सवाल ये था, असल में मैं पहले ये चाह रहा था कि हम इतनी देर से बात तो कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता तो चले कि आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आप पाकिस्तान के मेरे ख्याल से तमाम शहरों में जाकर करवाते हैं, बल्कि गैर मुल्की लेवल पे भी जाकर करवाई हैं, तो लोगों को पता तो चले कि आप क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कंपनीज को। मेरा आप हमारी दौरान गुफ्तगू और तारुफ में एक बात आई तो मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा कि आपने फ्रीलांस मार्केट का जिक्र किया। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन से शोबे फ्रीलांस मार्केट में इस वक्त हॉट हैं, और अगर हमारी यूथ सही मानों में ट्रेन हो जाए तो आपके ख्याल में फ्रीलांस मार्केट से पाकिस्तान को कितना काम मिल सकता है? देखिए, फ्रीलांस मार्केट की हम बात करें तो ये $1 बिलियन मार्केट है और ये मैं बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ कि ये $1 बिलियन मार्केट है। अगर हम अपनी यूथ को प्रॉपरली ट्रेन कर दें मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कि हॉट है, लाइक जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स की बात आती है, इसके अंदर वीडियो एनिमेशंस की, 3D एनिमेशंस की बात आती है, उस पर हम करें तो हम इसमें से अगर सिर्फ 10% मार्केट शेयर भी उठा लें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने यूथ को ट्रेन तो करते हैं बट हम उनको मास्टर नहीं बनाते। हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ते हैं या मुख्तलिफ इदारे पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी अप स्किलिंग सही तरीके से नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम ये काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं उन तमाम शोबाजात के अंदर जहां पर आपको इनकम की उम्मीद होती है, जहां पर आपको जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है, जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, 3D एनिमेशंस, अभी इनके ऊपर ज्यादा रुझान है। जी, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आईटी की टेक्निकल में, बट फ्रीलांस आईटी फील्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। फ्रीलांस सिर्फ आईटी स्किल्स के लिए नहीं है, यहाँ पर आप नॉन आईटी स्किल्स को भी ले सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं, या आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, कंटेंट राइटिंग तो है, वो तमाम चीजें उसमें आती है। लाइक अगर मैं बात करूं, इस वक्त हम स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में हमारे पास बहुत सारे कैमरामैन होंगे, बहुत सारे जो है टेक्निकल इंजीनियर्स होंगे, वो अपनी स्किल्स को भी फ्रीलांस मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज को लोगों के साथ बांट सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांस में ये तमाम चीजें भी आती हैं। इसी तरह सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो तमाम चीजें भी फ्रीलांस के अंदर दी जा सकती हैं। हम ज्यादातर फ्रीलांस को पाकिस्तान के अंदर आईटी से रिलेट करते हैं कि हमने सिर्फ आईटी के हवाले से जो है वो काम करना है, बट फ्रीलांस सिर्फ आईटी के हवाले से नहीं है, वहां पर दूसरे शोबाजात भी आते हैं जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी मौजूद है, जहाँ पे कंसल्टेंसी भी मौजूद है, वो तमाम चीजें, और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी तवज्जो दी जा रही है। फ्रीलांसिंग का एक तरह से कह ले तो इसका दौर चल रहा है अभी। बिल्कुल। और इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा हमारी यूथ के हवाले से कि हम थोड़ी सी चीज सीखकर फौरन ही वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रीलांस में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है फ्रीलांस मार्केट में, लाइक इस वक्त 4th पोजीशन के ऊपर आ रहा है, बट हमारे पास यूजर बेस कम है। हमारे हमसाया मुल्क में जो यूजर बेस बहुत बड़ा है, यानी वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और वहां पर जो काम कर रहे हैं उनकी एज 25 से बिलो है। हम यहाँ पर जो यूथ की बात करते हैं वो 22 ईयर्स की बात करते हैं। मेरा मानना ये है कि आजकल जो दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, जो हालात है, यहाँ पर हमारे पास वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के अंदर है उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए। हमारी एजुकेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए, उनको उनकी एजुकेशन के साथ साथ वो टेक्निकल स्किल्स, वो तमाम चीजें देनी चाहिए, ताकि जब वो अपनी एजुकेशन करके निकले या ड्यूरिंग एजुकेशन ही वो साथ काम कर सके। जैसे से अभी हमारे जो दोस्त ने कहा कि पढ़ने के साथ साथ काम करें, तो हमें अपनी यूथ को एजुकेशन के साथ साथ वो बिजनेस स्किल्स, वो टेक्निकल स्किल्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल। उनको प्रोग्रामिंग के अंदर लेके आ जाए, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग करवाएं, उनको डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताएं। और एक माइंडसेट जो हमारे यहाँ बन गया है कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इस वक्त वो सिर्फ पढ़ाई करे, तो उस मुझे लगता है कि हमारे यूथ को इस माइंडसेट से भी हटना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें अपने साथ साथ अपनी जो चीजें फ्रीलांसिंग करना चाहें तो वो करें, अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो वो सीखें, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्हें किसी और फील्ड में भी इन होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक और मानना है, हम यहाँ पर ज्यादातर बात सिर्फ फ्रीलांस मार्केट की करते हैं। बहुत सारी दुनिया के अंदर सिर्फ फ्रीलांस मार्केट नहीं है, उसके अंदर बहुत और काम भी है। लाइक डीमैट्रिक सॉल्यूशन आइलैंड एक्सपर्ट के साथ एक और काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं बल्कि जॉब प्लेसमेंट देते हैं, और वो जॉब प्लेसमेंट पाकिस्तान में भी होती है, बैरून ममालिक भी होती है। लाइक हम बैरून ममालिक लाइक यूके, यूएस, कनाडा,
या गल्फ कंट्रीज के अंदर कंपनीज में प्लेस करवाते हैं जहां पर वो काम कर रहे होते हैं। और इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आप पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे हैं या फ्रीलांस मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। सही जबरदस्त, सही बहुत सही, अच्छी, बहुत बहुत खूब। खूबसूरत मैं बातें हैं। फरहान हाँ, के फरहान जाने की तरफ। पाऊंगी। मैं फरहान आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आप लॉ के साथ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी फील्ड में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये लॉ का आपको शौक था कि आपने इस फील्ड को चूज करना है, या फिर हमारे यहाँ अमूमन ऐसे होता है कि जब एक इंसान का पैशन होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और जब इन दो जगह पे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता तो फिर हम चूज करते हैं कि जी लॉ में चले जाते हैं, या फिर बीबीए चूज कर लेते हैं, या फिर अदर कोई फील्ड चूज कर लेते हैं। आपने अपनी चूज जो फील्ड की है वो शौक से की है, या फिर ऐसा ही कोई मामला आपके साथ हुआ था? मेरे साथ थोड़ा उल्टा हिसाब है, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। जी, मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ इंटर तक, और मेरी पाकिस्तान की एक रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गई थी, वो मैं छोड़ के लॉ की तरफ आया हूँ। कानून मेरे लिए पैशन है, मैं कानून को फॉलो कर रहा हूँ, कानून को पढ़ रहा हूँ। तकरीबन मेरे फाइनल ईयर्स चल रहे हैं, उससे पहले तकरीबन 7 से 8 साल हो गए मुझे कानून से इन टच। जब मैं फर्स्ट ईयर में भी था तो मेरा पैशन एक ही था, कानून की तरफ, पर प्री इंजीनियरिंग में था तो उस हवाले से फैमिली का कहना था कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर, आपको पता है एक माइंडसेट बना हुआ है हमें, होता है। तो हो जाए। तो सही। फिर मैंने उनको प्रूव करने के लिए सबसे आपने पहले वो तो भी करके दिखाया। मैंने कहा कि ये आपकी टेस्ट है, ये आपका रिजल्ट है, मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया। अब मुझे वो करने थे जो मैं चाहता अब मुझे वो करना है जो मेरे अब्बू ने किया, मेरे वाले साहब भी वकील हैं। अच्छा, जी जी। तो आपको ये शौक जो है अपने वालिद को देख कर बिल्कुल आया? बिल्कुल। या मेरे फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आपने फेस की जिनके सोच कर आपको ये लगा कि मुझे अब इस फील्ड में जाना है, मुझे कानूनदान बनना है ताकि मैं ये तमाम तर मामलात को सोल्व कर सकूं? कुछ मामलात भी थे और कुछ मेरे वाले साहब मेरे रोल मॉडल भी हैं उस हवाले से। तो मेरे रोल मॉडल मेरे वाले साहब ही हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक बात पते की आपको बताऊं नूर फातिमा, मुझे इनके चेहरा शनासी से ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने सोचा मैं इंजीनियर बनूंगा और सारी जिंदगी लोगों के पीछे भागता रहूंगा, मैं वकील बन जाऊं, सारी जिंदगी लोग मेरे पीछे भागते रहेंगे। ऐसा ही होता है। फरहान, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस सामने आते होंगे आपके, बहुत सारे लोगों को भी आपने फेस किया होगा, तो कोई ऐसा आइडिया या फिर कोई ऐसा वाकया आप हमसे शेयर करना चाहें जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, और आप सजेस्ट करें कि आपकी वाली फील्ड जो है वो आने वाले यूथ के जो बच्चे हैं, वो यूथ है, वो सिलेक्ट करे, चूज करे, वो आप उनको मशवरा दें कि जी मेरी वाली जो फील्ड है वो बहुत अच्छी है, आप तमाम लोग मेरी वाली फील्ड में आए? इस वक्त जो हालात इस मुल्क के हैं, आप सब देख रहे हैं, इस वक्त वकीलों की क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको पता लग गया होगा। थोड़ी देर पहले भी क्या अनाउंसमेंट वकला हजरात और हमारी बाज ने की है। तो जब हम बात करते हैं मेरी एक फील्ड की, जिससे लॉ की बात करें, कानून की बात करें या वकला हजरात की बात करते हैं, तो ये फील्ड इतनी वसी है कि जहाँ पे आप आके हर चीज़ देखते हो। यहाँ पे हम आके हमें मेडिकल भी देखनी पड़ती है क्योंकि हमें मेडिको लीगल भी देखना पड़ता है। यहाँ पे आके हमें इंजीनियर्स को भी स्टडी करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास उनके भी केसेस आते हैं। हमें यहाँ पे आके, जैसे कॉर्पोरेट की बात हुई, तो हमें ये सारे कॉर्पोरेट को पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें पता हो कि कॉर्पोरेट में हो क्या रहा है और उनके क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो जब मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ, आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरी ज़िंदगी में हमने सुना होगा कि डम एंड डेफ जो लोग होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। जब उनका केस कोर्ट में आ जाए तो फिर जज के लिए या फिर वकला हजरात के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उस सिचुएशन में मैं बैठा हूँ, वो केस जब हमने चलाया था तो एक क्लाइंट का इंफॉर्मेशन लीक करना ये हमारी होती, तो बाकी जब वो केस हमने चलाया था तो उस वक्त मुझे फील हुआ था कि हाँ, हम वकला और जज मिलके उनको भी इंसाफ दे सकते हैं जो खुद के लिए शायद मांग नहीं सकते, सिर्फ इशारा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात मेरा आखिरी समझी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए फिर हमें एक कानूनी प्रोसीजर है वो पूरा करना पड़ता है, लीगल एक्सपर्ट्स, उनकी लैंग्वेज एक्सपर्ट मंगवाने पड़ते हैं, उनकी टेस्ट करनी पड़ती है, तो एक पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लाजमी पूछना चाहूंगा क्योंकि ये आने वालों के लिए और वकला के लिए बहुत अहम है। आप क्या समझते हैं कि लॉ की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं उनको पहले ही किन चीजों पर उबूर हासिल होना चाहिए? इस फील्ड में आने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छा वकील बनने में आपके लिए मुआवन और मददगार होती है? देखिए, कानून के शोबे की जब हम बात करते हैं ना, कानून के शोबे में कुछ चीजें हैं। एक हमारी लैंग्वेज, क्योंकि हम जो कानून ड्राइव करते हैं वो कॉमन लॉ से ड्राइव करते हैं, तो वो सारा इंग्लिश में, उर्दू में मिल जाता है, बट उमूमन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है वो इंग्लिश में ही हो रही है। तो हमें अपनी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए क्योंकि देखें, बोलना
का मसला नहीं है, बट जो लिखा हुआ है वो समझ आना लाजमी है। सही। बोल आप वो ट्रांसलेट या वो आप चीजें उर्दू में कर सकते हो, उसका कोड में कोई हो, पर जो लिखा हुआ है वो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वो सारी मिसालें, सारा कानून जो है कॉमन लॉ सिस्टम से, यूके से हम ड्राइव करते हैं। और दूसरी जो चीज़ मेरे नज़दीक इस फील्ड में आने के लिए मेरे जो साथी आगे आएंगे उनके लिए ये है कि आप मेहनत करें। इस फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन यहाँ से ग्रेजुएट हो गए, आप कॉर्पोरेट, आपने सर ने आपको ट्रेनिंग करवा दी, फिर सर आपको बाहर भेज देंगे, यूके के किसी बड़ी फर्म में बिठा देंगे। इस तरह वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आपको सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा, सुबह 8 से 3 बजे कोर्ट जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, उनकी मुश्किलात को सुन के उनको हल करना पड़ेगा। ये दो कुछ लाज़मी है। और वक्त की कमी है हमारे पास, वरना आपसे बहुत गुफ्तगू में मज़ा आ रहा था। वैसे ही नौजवानों से बातचीत करने में बहुत लुत्फ आता है। तो शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप दोनों तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मेलन एग्रो सीट के मेहमान थे आप दोनों। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे अपने अपने शोबों में, और आप दोनों की वजह से बहुत से लोगों को कामयाब करे। बिल्कुल, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी जो मालूमात है, जो भी जिस फील्ड में आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ हम लोगों के साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन ने भी उन्हें सुना। यकीनन ये तमाम तर बातें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और नाज़रीन किराम, ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं, मेहमानों से गुफ्तगू और ऐसे टॉपिक्स के साथ हम लोग आते हैं ताकि ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो ये आप लोगों के लिए देखने के लिए है, तो आप देखते रहिए हमारा खुसूसी ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन। लेकिन इस ट्रांसमिशन से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।